नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो आप लोगों को एक अजीबोगरीब सोच में डाल देगी। बहुत सारे लोग इस दुनिया में पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। कहते हैं कि पुनर्जन्म कैसे हो सकता है किसी का। हम जो इस दुनिया में आए हैं, हमारा जो जन्म हुआ है वो साइंस की बदौलत हुआ है और एक बार हम मर जाएंगे तो सब कुछ खत्म। कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, कोई आत्मा का भूत प्रेत का भटकना नहीं। ऐसा नास्तिक लोग मानते हैं। बहुत सारे लोग जो नास्तिक नहीं है वो भी ऐसा मानते हैं। लेकिन सच बताऊं, पुनर्जन्म की चीज़ें एग्जिस्ट करती है। आज तक काफ़ी सारे ऐसे जो घटनाएं हैं वो रिकॉर्ड में आ चुकी है जहां पर लिटरली लोगों ने अगला जन्म लेकर आए हैं और अपने पिछले जन्म की रुकी हुई या फिर अनसॉल्व्ड गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की है। तो आज भी एक ऐसी ही घटना की कहानी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जो आपके दिमाग के परखच्चे तक उड़ा देगी। तो भाई ये कहानी है संजय नाम के एक लड़के की जो कि मुंबई के बोरीवली इलाके में रहता था। संजय की उम्र 10 साल की रही होगी। बचपन से लेकर मतलब जब से पैदा हुआ था तब से लेकर 10 साल की उम्र तक उसने अपनी नॉर्मल लाइफ काटा अपने मम्मी पापा के साथ। लेकिन एक रात वो छत में खेल रहा था अपने। वो लोग ना एक ऐसा रो हाउस जैसा जो घर होता है उसमें रहते थे। और थोड़े पहले की कहानी है ये, आज से लगभग 50 साल पहले की कहानी। तो उस समय फ्लैट सिस्टम वगैरह था कि नहीं था मुझे मालूम नहीं, लेकिन लोगों के इंडिपेंडेंट हाउस होते थे मुंबई में। अब बहुत कम देखने को मिलते। जो एक्सट्रीम रिच लोग होते हैं उनके पास इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं, लेकिन वो टाइम पर लोगों के पास होते थे। और ऐसे संजय के घर वालों का भी एक इंडिपेंडेंट घर था। तो अपने छत में खेल रहा था शाम के समय। मम्मी नीचे काम कर रही है और उसके पापा अपने काम पर गए हुए हैं बाहर, घर पर लौटे नहीं है। किचन में काम करते करते मम्मी को अचानक से धड़ाम से कोई आवाज सुनाई देती है। उसकी मम्मी घबरा जाती है कि क्या हो गया, छत से आवाज आई है। वो भागते भागते छत की तरफ जाती है तो क्या पाती है कि बच्चा खेलते खेलते जमीन पर गिर गया, छत की जमीन पर गिर गया है। नीचे नहीं गिरा है, छत पे ही गिर गया है और उसके सर से खून बह रहा है, बेहोश हो गया है। उसकी मम्मी तुरंत उसको उठाई, अपने दुपट्टे से उसका खून रोकने की कोशिश करी और पास में एक क्लिनिक था वहाँ पर लेकर गई और उसका फर्स्ट एड कराई, उसको दवाई ववाई दिलवाई। बच्चा अभी ठीक था। बहुत मायूस हो गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत बड़ा झटका पड़ा। मम्मी उसको घर पर लेकर आई, बोली बेटा तू सो जा थोड़ी देर, कोई पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खेलने की ज़रूरत नहीं है, तू सो जा। जब भूख लगेगी उठ जाना, मैं खाना दे दूंगी, तुझे डिस्टर्ब ना मैं करूँगी ना पापा करेंगे। वो सो जाता है। रात के लगभग 11 बजे के आसपास मम्मी ने सोची कि बहुत देर हो गया यार, वो खाना नहीं खाया है, सो ही रहा है अभी तक। पापा आ चुके थे, पापा को पता था, पापा ने डिस्टर्ब नहीं किए थे। मम्मी सोची कि खाना खाने के लिए बोल देती हूँ कमरे में जाके। गई, उसका कमरे का दरवाज़ा खोली तो क्या देखते हैं कि वो बैठा हुआ है और खिड़की से बाहर की तरफ एक अजीबोगरीब नज़रों के साथ नज़ारा देख रहा है। उसकी मम्मी ने सोची कि ऐसा क्या देख रहा है, क्या हो गया है इसको, खाना खाने के लिए क्यों नहीं आया, क्योंकि ये फूडी टाइप का था। इसको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती थी और अभी तो इसने सुबह से लेकर अभी तक कुछ नहीं खाया था। मतलब सुबह एक बार खा लिया था, फिर उसके बाद अभी तक कुछ नहीं खाया था। बीच में चोट लगने वाला ये सब कांड हो गया था। तो मम्मी ने सोची ऐसा क्या हो गया इसको। बोली बेटा ठीक तो है ना तू। ये पलट कर देखता है मम्मी को एक डिफरेंट सी नज़रों में। उसी समय मम्मी ने नोटिस करी इसकी आंखों में कि ये मेरे बच्चे की आंखें नहीं है, कुछ अलग दिखा उसकी मम्मी को उसकी आंखों में। वो बोलता है कि क्या हो गया। मम्मी बोलती है कि खाना देती हूँ बेटा, भूख लगी होगी। बेटा बोलता है कि मैं इतना छोटा नहीं हूँ जो आपसे ऐसा काम करवाऊँ, मैं खुद खाना निकाल कर खा सकता हूँ। ये उठा, किचन किस तरफ है, ऐसा कमरे में उठ के बाहर तरफ निकल रहा था और बोलता है किचन किस तरफ है। मम्मी शौक, मम्मी बोली भारी तो है, क्या हो गया। बोला कुछ नहीं। बाहर गया, किचन की तरफ गया और किचन से बर्तन वर्तन निकालने लगा और फिर खुद का खाना निकाल रहा है। ये लाइफ में पहली बार हो रहा है, पहली बार मम्मी देख रही है। 10 साल का बच्चा ये कर रहा था। उसने खाना निकाला और खाना वाना खाया, अपनी थाली लेकर गया और वॉश बेसिन में खुद की थाली धोने लगा। मम्मी को बड़ी हैरानी हुई। आपको सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन एक बच्चे को ये सब करता हुआ देखना जो 10 साल का बच्चा है, माँ बाप के लिए अचानक से थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। जिस बच्चे ने आज तक कभी ऐसा कुछ ना ही सोचा है ना ही किया है, उस बच्चे को तो शायद ये भी नहीं पता रहा होगा कि खाने के बाद प्रॉपर ऐसे थाली धोनी पड़ती है। लेकिन आज वो धो रहा था। खैर ये वाला दिन क्रॉस हुआ। अगले दिन से उसका बिहेवियर पूरी तरीके से बदल गया। उसका हाव भाव, उठना बैठना पूरी तरीके से एक मैच्योर्ड लड़के के बराबर था।
मतलब उसका चाल चलन देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये 10 साल का बच्चा है। स्कूल जाने से साफ इनकार कर दिया, स्कूल नहीं जा रहा है, अपने घर पर ही है। कुछ भी काम करता, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ घर पे उसको बंद सी दिखाई देती ना तो उसको पेचकस वेचकस मतलब स्क्रू ड्राइवर वगैरह लेके खोल देता और उसको कुछ ना कुछ करने लगता, सुधारने के चक्कर में पड़ा रहता। एक बहुत डिफरेंट सी वाइब आने लगी थी उसके अंदर से। उसके पापा भी उसको ही नोटिस कर रहे थे और लिटरली घर की एक दो चीज़ें जो खराब हुई थी वो उसने सुधार दिया था स्क्रू ड्राइवर से। घर पे एक रेडियो था काफ़ी समय पुराना, अब जो एकदम ठप पड़ चुका था, बंद पड़ गया था, चलता ही नहीं था। उसके पापा ने स्टोर रूम में रख दिए थे। तो ऐसे स्टोर रूम में गया एक दिन और खोला, उसको रेडियो मिला होगा, स्क्रू ड्राइवर वगैरह से खोला, वो रेडियो बना दिया, रेडियो चालू हो गया। उसके पापा जब घर पर आए, एक 10 साल का बच्चा रेडियो सुधार दिया है। एक ऐसा रेडियो जो ना जाने कितने दिनों से खराब पड़ा हुआ है, उस रेडियो को ना जाने कौन सी दुकान में दिखा दिखा के उसके पापा थक गए थे, क्योंकि वो इनका रेडियो नहीं था, मतलब इसके पापा का रेडियो नहीं था, वो उनके पापा का रेडियो था। मतलब ये संजय बच्चे के दादाजी का रेडियो था, तो इसलिए संजय के पापा को उससे बहुत लगाव था, लेकिन वो कहीं सुधर ही नहीं पाया था। संजय ने 10 साल के बच्चे ने ये रेडियो स्क्रू ड्राइवर वगैरह से खोल खाल के हिसाब किताब करके सुधार दिया। दुकान भी गया हुआ था, मम्मी बताई कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, कोई पार्ट्स वार्ट्स लेने के लिए, पापा को ऐसा बताई। तो पापा उसको पकड़ के बोलते, बेटा तू ठीक तो है ना, तुझे ये रेडियो ठीक करना किसने सिखाया? जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें कुछ कुछ घर पे हैं और वो जो ख़राब हो रही है, तू कैसे वो सब सुधार ले रहा है? ये बोलता है कि मुझे तो ये काफ़ी सालों से आता है। पापा बोलते काफ़ी सालों से आता है, मतलब हम कुछ समझ नहीं पा रहे। अरे हाँ भाई साहब, काफ़ी सालों से ये काम मैं करता आ रहा हूँ। जैसे ही पापा ने सुने हाँ भाई साहब काफ़ी सालों से ये काम मैं करता आ रहा हूँ, तो सुन के शॉक्ड हो गए कि मेरा बेटा जो पापा पापा ये सब मुझे बोलते रहता है हमेशा, ये भाई साहब कैसे बोल रहा है? बेटा तू ऐसी बात क्यों कर रहा है, कोई परेशानी है क्या? पापा भी घबरा गए कि बेटे का मतलब दिमागी संतुलन कुछ बिगड़ तो नहीं गया है। लेकिन ये बोलता है हाँ भाई साहब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, और आपको देख के मैं समझ सकता हूँ आप बड़े घबरा रहे हैं मुझे देखकर। मत घबराइए, मैं आपका बेटा तो हूँ ही, लेकिन मैं कोई और भी हूँ। ये शॉक्ड, इसके पापा के काटो तो खून नहीं, घबरा गए। आवाज़ में लड़खड़ाहट आ गई। मम्मी भी साइड में खड़ी खड़ी सुन रही थी। बोले कि बेटा संजय तू ऐसे बात मत कर, तुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम तुझे दिलाएंगे ना, कहीं जाना है कुछ खाने का मैंने तो बताना। बोलता है कि आप भी टेंशन मत लीजिए और आप दोनों अपने आप को थोड़ा संभालिए, मैं आपका बेटा तो हूँ ही, लेकिन मैं एक्चुअल में कोई और हूँ। पापा बोलते देखो साफ साफ बता क्या बताना चाह रहा है। ये बोलता है कि मेरा नाम राजेश है, एक्चुअल नाम, और ये जो आपका बेटा है ना संजय, उसके शरीर में मैं रह रहा हूँ। तो इसके पापा बोलते शरीर में रह रहा है मतलब? बोलते हाँ, मैं राजेश पुनर्जन्म लेकर आपके इस बच्चे के शरीर में आया, मतलब मैं ही राजेश हूँ और मैं ही संजय हूँ। चिंता मत करो, मैं कोई भूत ऊत नहीं हूँ, मैं कोई आत्मा नहीं हूँ जो आपके बेटे के शरीर में घुस गई है। नहीं, मैं जन्म से ही इसके शरीर में हूँ, मतलब ये लड़का, ये शरीर मेरा पुनर्जन्म है। पिछले जन्म में कुछ लोगों ने मुझे मार दिया था, मुझे उनके बारे में भी पता है, मेरी पत्नी थी। और भाई साहब आप पूछ रहे थे ना कि मैं ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें ऐसा सुधार कैसे ले रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स की तो दुकान थी मेरी काफ़ी साल से, पूरे पुणे में, पुणे का रहने वाला हूँ मैं। पूरे पुणे में जहाँ पर हमारी दुकान थी 10-12 किलोमीटर के रेडियस में एक भी दुकान नहीं थी। इतनी चलती थी ना हमारी दुकान की मैं आपको क्या बताऊँ। अब पता नहीं वो दुकान को कौन संभालता होगा, लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरे इलाके के सबसे रईस लोग हम ही थे, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें कितनी कम होती हैं आजकल दुनिया में। उस समय तो बहुत कम रहती होगी, और ये उसका सुधारने वाला था। ये सब बोल रहा है। उसके पापा को थोड़ी देर के लिए लगा कि बेटा थोड़ा दिमाग से कुछ हो गया है, तो बोले कि बेटा चल डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर बेटा बोलता है कि अरे भाई साहब इतना टेंशन आप क्या चाहते? पापा बोलो हाँ पापा इतना टेंशन मत लो, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। आप एक काम करो ना, अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो एक चिट्ठी लिखो ना जिस पते में मैं बता रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि मैं ठीक से बात कर रहा हूँ या फिर मुझे कुछ हो गया है। लिख दो चिट्ठी।
उसके पापा कांपते हुए हाथों से पेपर निकाले, पेन निकाले और चिट्ठी लिखा उसने। और चिट्ठी को प्रॉपर उसने बकायदा बताया कि ये मेरी दुकान का एड्रेस है, राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी दुकान का नाम है पुणे में, आप वहाँ पर भेजिए इस चिट्ठी को। ज़रूर वहाँ पर कोई ना कोई होगा जो संभाल रहा होगा मेरी दुकान, मेरा जानने वाला कोई होगा, मेरा रिश्तेदार कोई होगा, या फिर हो सके मेरी पत्नी ही होगी। वो चिट्ठी मिलेगी तो ज़रूर कोई ना कोई मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आएगा। वो चिट्ठी उसके बताए हुए पते पर भेज दी गई। उस चिट्ठी में राजेश ने, मतलब अपने संजय बच्चे ने, कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखा हुआ था जो कि बहुत गोपनीय थी, जो केवल और केवल राजेश यानी संजय के पिछले जन्म में जो आदमी था वो राजेश और राजेश की पत्नी ही जानती रही होगी। ये सब लिखा था। पत्नी को पुणे में चिट्ठी मिली, चिट्ठी पढ़ी और वो कुछ 4-5 पॉइंट्स ऐसे लिखे हुए थे जो पढ़कर उस औरत के दिमाग के परकच्चे उड़ गए कि मेरा पति तो मर गया था, उसका अंतिम संस्कार प्रॉपर वगैरह सब हुआ है, ये चिट्ठी मुझे कौन भेज रहा है। ये बोली कि मैं मिलने के लिए जाऊंगी, ये संभव नहीं हो सकता कि 10 साल का बच्चा ये चिट्ठी लिख रहा है और मेरा पति अगला जन्म कैसे ले सकता, अगला जन्म वगैरह दुनिया में तो होता नहीं है, सब नकली बातें होती है। उसने अपनी कार उठाई, कुछ सिंपल सी कार थी, छोटी कार, हैचबैक। देखो हैचबैक छोटी होती है, उससे बड़ी एसयूवी होती है, फिर सिडान होती है ना, तो ऐसा अलग अलग टाइप की कार्स होती है। तो उसने अपनी हैचबैक कार उठाई और हैचबैक ही थी उसके पास। वो कार से सीधे बोरीवली पहुंच गई। जैसी वो इस घर के सामने कार खड़ी करी है, ये 10 साल का संजय बाहर निकला दरवाजे में और गुस्से में उस कार को और उस औरत को घूरने लगा। गुस्से में जैसे वो उसके पास आई, क्या बोलता है, शीतल तुम्हें अपनी इज्जत की थोड़ी भी नहीं पड़ी है, इतनी छोटी कार में घूम रही हो, कुछ समय के लिए मैं तुमसे दूर क्या चले गया, तुम अपना रुतबा भूल गई। ऐसा गुस्से में बिल्कुल यही टोन में बोला। सोचो, इमेजिन करो, एक 10 साल का बच्चा इतना सीरियस वे में ऐसी आंखें दिखाकर किसी औरत से बात कर रहा है, जिस औरत से वो शायद जिंदगी में पहली बार मिल रहा है। उस औरत का उसको नाम भी पता है, छोटी कार बड़ी कार उसको इतना समझ रहा है। तो वो औरत भी थोड़ी सकपका गई, वहीं पर रुक गई। इसको कैसे मालूम मेरा नाम शीतल है, ऐसा करके। पहले तो जब वो पुणे में थी, चिट्ठी पड़ी थी, तो उसको ऐसा लगा होगा कि कोई मेरा जान पहचान वाला है जो मेरी गेम ले रहा है। फिर भी वो अंदर आई, वो संजय के मम्मी पापा भी आए, उसको संभालने लगे, बेटा अंदर तो आने दे। अंदर आए, बैठे। अब ये बोल रहा है कि आप ये छोटी सी गाड़ी में घूम रहे हो तो मैं देखकर खुद को संभाल नहीं पाया। जब मैं आपका पिछले जन्म में पति था, जब मैं राजेश था, तो हम दोनों ही साथ में बैठ के बात किया करते थे ना कि कुछ भी हो जाए कभी छोटी गाड़ी में कहीं सफ़र नहीं करेंगे। हमारे पास तो इतनी बड़ी सिडान थी, आप ये छोटी सी हैचबैक में क्या घूम रहे हो। अब सिडान और हैचबैक का मतलब लिटरली ये जो 10 साल का संजय था ना, उसके पापा को भी नहीं मालूम था। उस जमाने के लोगों को इतना कार के बारे में पता नहीं होता था, कि जो रईस होते सिर्फ उनको ही पता होता था। हाँ, तो उसके पापा का दिमाग खराब। बोले अभी तक तो मैं कुछ तो झोल झपाटा समझ रहा था, लेकिन ये कौन सा वर्ड बोल रहा है, हैचबैक, सिडान, ये क्या होता है। तो उसके पापा भी एकदम चुप हो गए, पसीना पसीना। ठंड का टाइम में फिर भी पसीना बह रहा है। मम्मी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, रोऊं हंसूं क्या रिएक्ट करूं, कुछ नहीं मालूम उसकी मम्मी को। और पत्नी भी घबराई हुई, बोली आपको कैसे मालूम कि हमारे पास सिडान थी। बोले हाँ, मुझे तो अपनी कंपनी जो कार थी उसका मॉडल भी पता है, ये थी कि नहीं। कंपनी, कार की कंपनी का नाम बता के बोलते ये कार थी कि नहीं। तो बस अब जैसी कार का नाम, मॉडल का नाम सुनी और ये भी बताया कि हमने कौन से ईयर में कौन सी जगह से खरीदे थे, शीतल फूट फूट के रोने लगी। मतलब वो औरत जो पुणे से आई थी, जो राजेश की पत्नी थी, वो फूट फूट कर रोने लगी। बहुत रोई, बहुत रोई। अब बोलता है ये बच्चा संभालो अपने आप को, मैं अच्छे से जानता हूँ कि किन लोगों ने मुझे मारा था। क्या आप लोगों के अंदर इतनी ताकत है कि राजेश को मारने वालों को सज़ा दिला सको। तो इसके पापा ही बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम ज़रूर सज़ा दिलाएंगे, हम बात करेंगे पुलिस थाने में जाकर। ये बता देता है कि मुझे इन इन परिस्थितियों में इन लोगों ने मारा था। ये पहचान के ही लोग थे, कोई दूर के लोग नहीं थे, नज़दीकी लोग थे, काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी। और जो मारा गया था वो प्रॉपर्टी के झोल झपाटे में मारा गया था। राजेश को पिछले जन्म में पुणे में प्रॉपर्टी के चक्कर में ऐसा किया गया था उसके साथ। पुलिस स्टेशन गए ये लोग सब,
पहले बोरीवली के गए तो बोरीवली वाले बोले कि हम समझ सकते हैं मामला ऐसा है, हम फ़ोन करके एक बार पुणे स्टेशन में बात करते हैं जहाँ पर बच्चा बता रहा है कि ये सब कांड हुआ है, उसी इलाके में हम फ़ोन करते हैं। इन्होंने फ़ोन किए पुणे में, इन सबको बुलाया गया। तो राजेश के मतलब अपने संजय के मम्मी पापा, संजय 10 साल का खुद, शीतल, वहाँ पे कोई और रिलेटिव रहे होंगे, ऐसे करके 8-10 लोग पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। और सबसे आगे बैठा हुआ है 10 साल का बच्चा संजय, जो पुलिस स्टेशन में बता रहा है कि मैं संजय तो हूँ लेकिन पिछले जन्म में राजेश था और ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, ऐसे ऐसे मुझे मारा गया था। लिटरली राजेश का वो केस रीओपन हुआ। पहले तो ओपन एंड सेट कर दिए थे कि इसका कुछ अलग मैटर है, मतलब इसने खुद को खुश कर लिया है, ऐसा करके केस बंद कर दिए थे। लेकिन अब बच्चे ने जो गवाही दिया था, दुनिया को हिला देने वाली बात बोला था, वो फाइल फिर से खुली, केस को री इन्वेस्टिगेट किया गया और लिटरली वो लोग पकड़ में आए जिन लोगों ने राजेश को ख़त्म किया था। बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक की ये घटना थी। ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है, रेयर होती है कि मतलब किसी बच्चे को पता है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, क्या चीज़ें थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार ने उस चीज़ को माना और उसके ऊपर कार्रवाई किया और उन लोगों को सज़ा दिया जिन लोगों ने बेचारे राजेश को पिछले जन्म में मारे थे। इससे बड़ी घटना पुनर्जन्म की कोई और हो भी नहीं सकती। और भी है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि एक छोटे से बच्चे को इतनी सारी चीज़ें पता है। और जो लोग बोलते हैं कि भूत प्रेत आत्माएं पुनर्जन्म नर्क स्वर्ग नहीं होता, उनके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये भी एक बहुत बड़ा केस था और वो वाला भी एक बहुत बड़ा केस था जिसमें महात्मा गांधी भी इन्वॉल्व हुए औरत थे। जो थी लड़की, हाँ, वो औरत का जो अगला, वो तो बहुत ही फेमस केस है। हाँ। हम लोग खुद अपने वीडियो में एक बार ब्लडी वाइब्स में, एक बार ब्लडी सत्य में बता चुके हैं। लेकिन ये एक नया केस जो हमको पता चला, हमने कहीं पढ़े इसको, फिर हमने सोचा कि ये तो सभी को पता चलना चाहिए, तो आज के इस एपिसोड में लेकर आ गए। हाँ ज़रूर, ये हॉरर नहीं था, कुछ डिफरेंट था, एक अलग एक्सपेरिमेंट था। अगर आपको इस तरह की कहानी अच्छी लगी, हॉरर से थोड़ा हटके कुछ, जहाँ पर हम ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर कर रहे हैं, देखो आज एक का वीडियो बना के हमको भी अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगा पर्सनली बताने में, कुछ अलग सा। क्योंकि ब्लडी सत्य में भी ऐसा मैं हॉरर सुनाता हूँ, फिर यहाँ पे भी वो हॉरर मिलता है, तो कुछ अलग एक्सप्लोर करने नहीं मिलता। लेकिन आज कुछ अलग एक्सप्लोर करने मिला तो मैं शायद अच्छे सुना पाया, मुझे ऐसा लगा। तो आपको जैसा मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के डिफरेंट वीडियोज़ भी अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। हम ब्लडी वाइब्स में ऐसे डिफरेंट कहानी, जानकारी, अलग सीख लाने की कोशिश करते रहेंगे। इसी बात पे वीडियो अच्छा लगा है अब तक देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।